Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. अभी अभी थोड़ा देख के मुझे बताइए कि आपकी मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। अभी प्लीज़ बताइए अभी मेरी आवाज़ आ रही है सही है नहीं सही आ रही है। आवाज़ सही आ रही है। हाँ जी। प्लीज़ बताइए आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है अभी या नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं। प्रॉपर आ रही है अभी। अभी प्रॉपरली आवाज़ आ रही है मेरी। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके 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 ठीक है। देन वी विल स्टार्ट नाउ। अपने कमेंट जो है ना ग्रुप में डाल दीजिए क्योंकि मैं इधर देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे अभी। तो आप मुझे कमेंट अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे कमेंट दिखें उस टाइम पे तो नहीं दिख रहे थे। आई विल ट्राई। ओके नो इशू। आप लोग हाँ जी ठीक है अभी मुझे कमेंट दिख रहे हैं कोई इशू नहीं है। वी विल स्टार्ट। कि हमारा इलेक्शन कमीशन की हम लोग बात कर रहे थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में वो बॉडीज़ होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं इन बॉडीज़ के बारे में, उनके प्रोविजंस के बारे में लिखा हुआ है करके कि ये बॉडी कैसे बनेगी, कैसे कैसे इंस्टीट्यूट होंगे, कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे, उनके मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। ये सारी डिटेल्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, और आपके अटॉर्नी जनरल, सीएसी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज ओबीसीज, ये तीनों आते हैं। और आपके एडवोकेट जनरल और सीएजी। ठीक है। तो काउंटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी। तो ये सारे लोग आते हैं। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक बॉडीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और वी विल स्टार्ट विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में, डिटेल में भी पढ़ेंगे, उन सब डिटेल्स में जाएंगे करके इसमें। और जो आपके चैप्टर नंबर 42 है लक्ष्मीकांत से, वहाँ से आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपके अंडर पार्ट 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल 324 टू 329 के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है। तो 324 क्या बोलता है? द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट शैल बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा जिसकी जो इलेक्शन कराने की, कंडक्ट करने की, कंट्रोल करने की, डायरेक्ट करने की और सुपरिंटेंडेंस करने की और उसके ऊपर सुपरवाइज करने की। इलेक्शन कहाँ कहाँ के इलेक्शन सुपरवाइज करने की? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में आपके दोनों आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों आएंगे। देन स्टेट लेजिस्लेचर में आपके दोनों आएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में है। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी का इलेक्शन कौन कराएगा? एक ही बॉडी कराएगी, दैट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आपको ये बॉडी आपको इलेक्शन कराएगी। ठीक है। इसमें कुछ इलेक्शन नहीं होगा, जैसे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराएगी। उसके लिए एक अलग बॉडी बनी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो आपके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस की गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 और पार्ट 9A के अंडर में आता है। ठीक है। तो एक दो बॉडीज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराती है। ठीक
दूसरी बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो हर एक स्टेट में अलग अलग होती है। आपके पंजाब की अलग होगी, यूपी की अलग होगी, बिहार की अलग होगी। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ठीक है। ये अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका यूनिटरी फीचर में आता है। स्टेट का भी इलेक्शन एक ही बॉडी करा रही है, और यूनियन का भी, मतलब सेंट्रल पे भी जो इलेक्शन होते हैं वो भी एक ही बॉडी करा रही है। इसलिए ये यूनिटरी फीचर्स में आता है, इलेक्शन कमीशन जो आपके यूनिटरी फीचर्स के अंदर में आता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एज प्रेसिडेंट वांट। मतलब प्रेसिडेंट को जितने लगते हैं कि ज़रूरत है तो उतने वो अपॉइंट कर सकता है चीफ इलेक्शन के साथ में अलग इलेक्शन कमिश्नर भी। पहले ये एक सिंगल बॉडी होती थी, सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता था, वही डिसीजन लेता था। और बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए उन्होंने दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए बाद में। फिर बाद में उसको चेंज करके हटा दिया गया था, तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया था। बाद में 1991 में एक के साथ में दो इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट किए गए। उसके बाद में 1991 में जो एक्ट आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, ये है, ये वाला जो दिया हुआ है, इसके बारे में ये जो 1991 का एक्ट है, इसमें इन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में 4 इलेक्शन कमिश्नर और हो सकते हैं, ये अपॉइंट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर के प्रेसिडेंट के द्वारा कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर डिसाइड होता है कि कंडीशन क्या होंगी सर्विस की और कितने टाइम के लिए ऑफिस में रह सकता है। और ये जो डिसीजन होता है सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट लॉज, जो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी उस पर सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट भी अपने टर्म से बनाएगी जब वो पार्लियामेंट का कोई लॉ नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो वो फिर प्रेसिडेंट के डिसीजन पे नहीं होगा, पार्लियामेंट जो लॉ बनाए उसके हिसाब से होगा। तो पार्लियामेंट ने पहले लॉ नहीं बनाया था, 1991 में ये लॉ बना के लेके आई थी। उसके बाद में इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो उसमें उन्होंने बोला कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, साथ में 4 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे, ठीक है। जब ये मल्टी मेंबर बॉडी होगी तो उसका चेयरमैन कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। सब इक्वल रहेंगे, सबको रेमुनरेशन भी इक्वल मिलेगा, सबका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करेगा, सबका प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा सभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। और प्रेसिडेंट चाहे तो रीजनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकती है इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करने के बाद, ठीक है। तो हाँ जी, किसी को कोई वो तो नहीं आ रहा है, डाउट्स एंड एवरीथिंग? हाँ जी, तो अगर डाउट आता रहता है तो प्लीज़ बताते रहिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक रहेगा। अभी दो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो मल्टी मेंबर बॉडी है और जो भी डिसीजन होता है कलेक्टिव डिसीजन होता है। अगर कहीं पे भी दो मतलब डिस्प्यूट होता है कि एक डिसीजन ये नहीं होता है, एक दूसरा बोल रहा है इस तरीके से लेना चाहिए, दूसरा बोल रहा है इस तरीके से होना चाहिए, तो फिर मेजोरिटी होती है, ठीक है। मेजोरिटी होती है मतलब दो वोटिंग होती है, जो जो ज़्यादा वोट पाता है जो डिसीजन वो फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अगर कोई टाई हो जाता है, कोई डिसीजन में टाई हो जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो वोट होता है वही जो बाद में वोट करेगा उसको दोबारा वोट करने का चांस मिलता है, और जिस तरह से वो वोट करेगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज हैं और टेन्योर ऑफ ऑफिस है प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, बट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया 1991 में, उसके द्वारा उन्होंने डिसाइड किया कि जो उसकी सैलरीज रहेंगी और अलाउंसेस रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट रहेंगे। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट रहेगा 6 साल के लिए रहेगा, या फिर 65 ईयर्स के लिए, जब तक एज उसके 65 ईयर्स की अटेंड नहीं कर पाते। इन दोनों में जो पहले हो जाएगा उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन का टेन्योर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये प्रोविजन बनाया गया, ठीक है। जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको सिर्फ इसमें जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो पढ़ेंगे उसमें मेन पॉइंट क्या है कि कौन अपॉइंट करते हैं, प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का, रिमूवल का प्रोसीजर क्या है और कितने टाइम के लिए अपॉइंट करते हैं, उनकी पावर्स क्या है और उन पे इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं और उन पे लिमिटेशंस क्या है। इस तरीके से सारे के सारे सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से उनका रिमूवल होता है, उनको इंडिपेंडेंस के लिए क्या प्रोविजंस है और उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं और उनको क्या क्या पावर्स दी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सारे के सारे पढ़ेंगे। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है।
और कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकता है? 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, या फिर 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, मतलब अगर आज अपॉइंट किया है, आज उनकी 63 ईयर्स है, तो वो सिर्फ 2 साल के लिए ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 65 ईयर्स हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर वो मान लो 55 ईयर्स के हैं, तो 61 ईयर तक तो वो इलेक्शन कमीशन रह सकते हैं, 6 साल तक पूरा टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में वो रिटायर। ठीक है, तो 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, विच एवर इज जाती है। ठीक है, एंड इनका रिमूवल जो होता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशनर को सिर्फ एक ही, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशनर को भी रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटा सकता। उसके लिए जो जज को रिमूव, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर है, वही फॉलो करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूवल के लिए जो प्रोसीजर क्या होता है कि दो ही क्राइटेरिया होते हैं, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। उसके इन रीजन के बेसिस पे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 ऑफ मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। दोनों जगह पे बिल पास होगा, उसके बाद में होगा। उसके बारे में डिटेल जब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल प्रोसीजर बताऊंगा, उनका क्या क्या डिटेल प्रोसीजर होता है। बट अभी ये समझ लो कि उसको रिमूव करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल चाहिए होगा, वो भी स्पेशल मेजोरिटी, तो उसको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और सेम मैनर, वही सेम चीज प्रोसीजर फॉलो होगा जैसा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को फॉलो किया जा सकता है, तो के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंस दी गई। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंस दी गई है कि उसके एक फिक्स्ड टेन्योर दिया गया है, उसको अपनी मर्जी से हटाया नहीं जा सकता, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता। ठीक है, और उसकी सर्विस कंडीशन को भी चेंज नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी सैलरी कम कर दी हो या फिर इसका रिमुनेशन कम कर दे, ऐसा नहीं है। एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इंडिपेंडेंस के लिए, एक बार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया तो दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता। ही इज इनएलिजिबल टू री अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया, वो दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? हाँ जी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इज ऑडियो क्लियर? ऑडियो क्लियर आ रही है अभी? हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, चीफ इलेक्शन, ओके, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तभी रिमूव कर, जैसे रिमूव किया जाता है वैसे, जैसे जज को, जज सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, वैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है। और ये दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए इसलिए नहीं, इंडिपेंडेंस को प्रोवाइड करने के लिए, उसको ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है कि उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाता। रीज़न ये है कि अगर मान लो दोबारा अपॉइंट किया जा सकता, अगर ये प्रोविजन होता दोबारा अपॉइंट किया जा सकता, तो हो सकता है वो जो गवर्नमेंट है उसको फेवर करे, इलेक्शन के टाइम पर गवर्नमेंट को फेवर कर सकता है कि चलो मुझे दोबारा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट की अभी बात मान लेते हैं, गवर्नमेंट जो बोलेंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, तो इलेक्शन हमारे फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन फ्री और फेयर क्या है, हमारी डेमोक्रेसी की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके लिए उसको दोबारा रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ताकि उस पर कोई भी बर्डन ना आए, किसी को रेस्पेक्ट में फेवर ना करे या किसी के फियर में काम ना करे। ठीक है, इसके लिए उसके इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराने के लिए उसको रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन नहीं दिया गया। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो रिमूव हो सकते हैं ऑफिस से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये याद रखना, दोनों में डिफरेंट है, दोनों के इक्वल पावर्स दी गई हैं, सब कुछ इक्वल दिया गया है, सेम स्टेटस दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को। बट जो रिमूवल है, रिमूवल में डिफरेंस है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव होते हैं वैसे रिमूव होता है। बट जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर जिसको हटा दिया जाए, तो प्रेसिडेंट उसको हटा देगा। ठीक है, बट यहाँ पे इनको इंडिपेंडेंस नहीं दी गई।
ये चीज़ याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। और इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट हो सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, चीफ एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो सकते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर है। बट ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, उनका दोनों टर्म, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का दोनों टर्म 6 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अपॉइंटमेंट हमने कर दिया, रिमूवल कर दिया, जो इंडिपेंडेंस की पावर्स हैं वो हमने कर दी, और उसके बारे में नेक्स्ट करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या क्या पावर्स दी गई हैं उसको इलेक्शन कमिश्नर के को, और उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जो उनका एक्ट है, एक्ट में भी प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है, तो जो डीलिमिटेशन कमीशन, जो हमने ऑलरेडी पहले बार बहुत बार बताया, डिस्कस किया हुआ है, जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो क्या होता है, कंस्टिट्यूंसी की टेरिटोरियल एरियाज कितने होंगे वो बताएगा। उसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, उस एरिया को डिवाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कौन कौन से एरिया आएगा, कितना आएगा करके, और डिटरमाइन करने के बाद में उसको पूरा का पूरा डिवाइड करेगा और पूरा डिवीजन करके पूरा प्लान प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन सिर्फ कंस्टिट्यूंसी को डिसाइड करता है, उसका एरिया और ये सब चीज़ें डिटरमाइन करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स होता है कि कौन कौन से 18+ है और इलेक्शन करने के लिए रेडी है या फिर वो एलिजिबल है, ये सारा का सारा इसको प्रिपेयर करना, पीरियडिकली रिवाइज करना, ये सारा काम होता है, क्योंकि हर साल लोग एनुअली रिवाइज होता है, हर साल लोग 18 से प्लस होते हैं जो इलेक्शन के लिए रेडी होते हैं। तो उन सबको ये प्रिपेयर करना और रिवाइज करना, ये इलेक्टोरल रोल्स का काम है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करता है और उसको पीरियडिकली रिवाइज करता है। ठीक है। और सभी जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करना भी इलेक्टोरल रोल्स में, इसका भी इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है। एंड टू इसके जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की नोट डेट्स होती हैं वो नोटिफाई करता है, उसका डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड कराता है, बनाता है, प्रोवाइड कराता है, ये सारा काम आपका इलेक्शन कमीशन का है। ये चीज़ आई थिंक आप सभी लोग जानते भी हैं। इसके अलावा नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करना, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। बेसिकली रिटर्निंग ऑफिसर होता है जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है हर एक कंस्टिट्यूंसी में, उसके सामने वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं। वो स्क्रूटनाइज करता है कि जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से दी है या नहीं दी। ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको वो कौन से स्क्रूटनाइज करता है, इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनाइज करता है। ठीक है। टू डिटरमाइन कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट डिटरमाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट कराना कि जो पोलिटिकल पार्टीज है उसको फॉलो करें, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे पोलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट के अंदर में वो फॉलो करे। इसके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा ऑलरेडी बनाया गया है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस लेके सभी पार्टीज को एग्री करा के एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। आपने काफ़ी नाम सुना होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू हो गया। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है उसके बाद से इलेक्शन का रिजल्ट आने तक, जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है उस टाइम तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। ठीक है, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ, दोनों डेट के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वर्क करता है। इसके क्या प्रोविज़न होते हैं कि गवर्नमेंट कोई नई स्कीम या नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकती। ठीक है, कि ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उस टाइम पे उस पीरियड में आ सकता है कि कोई पॉपुलर मेजर्स लिया जाए कि आपको लैपटॉप दिया जा सकता है या फिर वो कोई दूसरा प्रोविजन ऐसा जो आपके वोटर्स के माइंडसेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा कि वोटर्स क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अभी पावर में है, उसका पैसा नहीं है बट फिर भी वो पॉपुलिस्ट मेजर्स ले रही है जिससे वोटर्स का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसा कोई मेजर्स या स्कीम्स नहीं ले सकती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तब के। ठीक है, दूसरा प्रोविजन क्या है, जो ऑफिशियल्स होते हैं जो इलेक्शन ड्यूटी पे काम करने वाले हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट को तो उसको इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर देगा तभी वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं और जो लेजिस्लेचर है वो अपने ऑफिशियल वर्क को इलेक्शन वर्क के साथ में कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और ये ऑफिशियल व्हीकल्स को इलेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये किस लिए किया गया, जो आपके नए मेंबर्स आएंगे, जो नए कैंडिडेट आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके पास तो ये प्रोविजन नहीं होगा ना कि वो मिनिस्टर हैं या फिर लेजिस्लेचर हैं जिनको रेमुनेशन मिल रहा है, पावर मिल रहा है, व्हीकल मिलता है उनको जाने आने के लिए,
और रहने के लिए भी प्रोविज़न होता है, कहीं भी किसी भी कंस्टिट्यूंसी में जाकर रह सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक हाउस होता है जहाँ पे रह सकते हो। तो ये इन जो प्रोविजंस है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं, जो उनको लॉ की तरह प्रोविजन देंगे, उनको मिसयूज़ नहीं करना है इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन वर्क को लेकर, ठीक है। तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ है। अगर ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई भी, ये जो भी प्रोविजन देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, जैसे कोई भी गलत स्पीच दे रहा है। आपने इस बार इलेक्शन के टाइम, लास्ट ईयर इलेक्शन जो हुए थे, उसमें सुना होगा काफ़ी, योगी जी को बैन कर दिया थोड़े टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए उन्होंने स्पीच में गलत दिया था। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि उन्होंने स्पीच में भी ऐसा नहीं बोलना है जो कम्युनिज्म को या हेट्रेड को प्रमोट करे, ठीक है। तो ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट अ लीगल सैंक्शन, मतलब वो कोई लॉ नहीं, इट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ मॉडल है, ठीक है, कोड कोड है सिर्फ, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन इम्प्लीमेंट कराता है, इलेक्शन कमीशन इम्पोज कराता है कि आपको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलाना है करके, उसके लिए पनिशमेंट कुछ नहीं है। उसके लिए पनिशमेंट में क्या करता है कि उनको डिबार कर देता है कि इलेक्शन में कंपेनिंग नहीं कर पाएंगे इतने टाइम के लिए, पब्लिक में जाने के लिए रोक देता है, क्योंकि ये जब मीडिया में रिपोर्टिंग होती है तो उनकी इंसल्ट होती है, तो नेक्स्ट टाइम वो पब्लिक में ओपिनियन बनता है कि वो ऐसा गलत काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनको रोका गया है करके। इससे एक निगेटिव इमेज बनती है। अगर लीडर ऐसा कुछ करता है तो उसके बेसिस पे फिर गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है इलेक्शन के टाइम पे, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसलिए कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट नहीं करता है। इसका कोई लीगल सेक्शन नहीं है, मतलब ऐसा कोई लीगल नहीं है कि ये इसमें कोई पनिशमेंट का प्रोविजन है या फिर लीगल तरीके से फॉलो कर सकते हैं। इट्स अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2012 में बोला था कि इसको हम लोग लॉ बना देते हैं, बट इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। वो बोलते हैं कि अभी हम इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत ही स्मूथली हम इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं, बट अगर इसको लीगल सेंक्शन दे देंगे, बट इसको लॉ बना देंगे, तो ये सारे के सारे जो इसमें डिसीजन लेने होंगे वो कोर्ट लेगा। कोर्ट ऑलरेडी ओवर बर्डन है। वो इनको जो इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं करके उनको हैंडल ही नहीं कर पाएगा, और वो बाद तक चलता रहेगा। तो ये मिसयूज़ होगा वहाँ पे फिर इसका, अगर लीगल सेक्शन बना दिया जाए तो ये मिसयूज़ होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसको लीगल सेक्शन ना बनाओ, जो अभी चल रहा है उसी की तरह रहने दो। और इलेक्शन कमीशन बहुत ही स्मूथली करता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉलो करता है, नॉन पार्टीशन में होता है। और अभी तक उसने अपने लेजिटिमिटी प्रमोट कर रखी है। कोई भी उसके अगेंस्ट, किसी भी नेता के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है इलेक्शन कमीशन के बाद में कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं। और ये किसका पावर है, फंक्शन किसका है, इलेक्शन कमीशन का फंक्शन। Then next, to advise President and Governor on the matter of disqualification of MPs and member of state legislature. जो MPs और स्टेट लेजिस्लेचर एमएलएज होते हैं, इनका अगर इलेक्शन होने के बाद में अगर कहीं पे ऐसा प्रोविजन, ऐसा पता चलता है कि उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है या गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो प्रेसिडेंट उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। बट उसके लिए वो किसकी एडवाइस लेता है, इलेक्शन कमीशन की एडवाइस लेता है। इलेक्शन कमीशन जो एडवाइस देता है उसी हिसाब से प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्शन लेता है। जो एमपीज़ के टर्म में होता है तो प्रेसिडेंट एक्शन लेता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर एमएलएज वगैरह होते हैं उसके लिए उस पर गवर्नर एक्शन लेता है, ठीक है। और ये पोल भी कैंसिल कर सकता है जब वो रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग या वायलेंस हो रहा हो, ऐसे कोई केसेस हो जहाँ पे आपके फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो रहे हो करके, उस टाइम पे वो पोल कैंसिल करा सकता है, रिपोल कराता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराती है, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट रूल होता है, जो प्रेसिडेंट रूल है इसके बारे में डिटेल में हम बाद में समझेंगे, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे उस टाइम पे समझेंगे इसको। जब प्रेसिडेंट रूल होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, अगर उस टाइम पे उसका इलेक्शन हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं करके ये इलेक्शन कमीशन से पूछा जाता है, तो उस टाइम पे वो एडवाइस करता है कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं तो उसका प्रोविज़न क्या होगा, और उसके इमरजेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए करके। क्योंकि जितना प्रेसिडेंट रूल में जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो एडवाइस मांगते हैं इलेक्शन कमीशन से, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस मांगता है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन कराए जा सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं कराए जा सकते हैं तो इमरजेंसी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है, टू ग्रांट रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल्स। इलेक्शन सिंबल्स जो प्रोवाइड कराती है, जैसे बीजेपी के लिए कमल का फूल है और कांग्रेस के लिए हाथ है, तो ये सारे इलेक्शन सिंबल्स जो होते हैं ये इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसके अलावा रिकग्निशन, एक होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड कराता है, के पास होना चाहिए तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर नहीं किया तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
दूसरा होता है रिकग्निशन। रिकग्निशन होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसको रिकग्निशन दिया, इलेक्शन कमीशन रिकग्निशन देता है। उनको कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स, एक्स्ट्रा पावर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पावर क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्प्यूट हो है, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्प्यूट है, सिंबल को लेकर डिस्प्यूट है, या दो अलग अलग पार्टी सेम नाम की बन गई है, तो इन सब के डिस्प्यूट के लिए, सेटलमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन सारे डिसीजन लेता है। वो कोर्ट की तरह काम करता है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स के लिए और रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है इलेक्शन कमीशन, उस टाइम पे वो कोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे टेरिटोरियल एरिया डिटरमाइन करना, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, उसको पीरियडिकली रिवाइज करना, और सभी वोटर्स को रजिस्टर करना, नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज करना, इलेक्शन का शेड्यूल और डेट्स नोटिफाई करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना, एम पीज़ या एम के लिए डिस्कालिफिकेशन के टाइम पे गवर्नर और प्रेसिडेंट को एडवाइस करना, पोल को कैंसिल करना इन केस ऑफ रेटिंग बोथ कैंसिलिंग। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे एडवाइस कराना कि इलेक्शन कराए जा सकते हैं, नहीं कराए जा सकते। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, रिकॉग्नाइज करना, और अगर डिस्प्यूट होता है उस टाइम पे तो उसको भी रिजॉल्व करना। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन दो लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं, वो बेनिफिट्स मैं बाद में बताता हूँ। उसका रिकग्निशन किस बेसिस पे होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं। जो पहले स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट लेवल पे अच्छा कर रही हैं, उनका रिकग्निशन स्टेट लेवल पे करती हैं। तो उसके लिए 5 क्राइटेरिया हैं, इस 5 में से कोई भी एक फुलफिल करता है तो उसको फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा देती है, रिकग्निशन देती है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो वो क्या है, पहला तो 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट। जो सिंबल्स होते हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है, और रिलीजियस सिंबल्स नहीं प्रोवाइड करती है, वो अपना सेकुलर नेचर है। बट पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वो अपनी रिलीजियस हो सकती हैं, रिलीजियस होती हैं, बट वही है कि वो उनको सेकुलर नेचर को फॉलो करना जरूरी होता है। वो किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, अगर करती हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करती हैं, उनके प्रोविजन को नहीं करती है, तो वो फिर उसको इलेक्शन कमीशन को डी रजिस्टर कर सकता है, उनको हटा सकता है, इलेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, ट्रांसफ़र वाला ये था कि जो आपके ऑफिशियल्स हैं, जो भी ऑफिशियल, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, उस टाइम पे किसी ऑफिशियल को गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करना चाहती है, ठीक है, तो उसको इलेक्शन कमीशन के साथ के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि इसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ऑफिशियल के थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराती, अपने एक ऑफिशियल को करा दिया जो उनके हिसाब से इलेक्शन कराएगा, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट होता है, अनड्यू बेनिफिट होता है। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अगर किसी को भी ट्रांसफ़र करना है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो गया है, तो उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, उनका अप्रूवल, इलेक्शन कमीशन का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग बोलते हैं कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन के लिए 5 क्राइटेरिया दिया हुआ है। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट कि जो वोट्स हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो इलेक्शन हुआ है, जो स्टेट का इलेक्शन हुआ है, उसमें जो वोट्स हुए हैं उसमें से 6% या तो पार्टी ने सिक्योर किए हुए हैं, साथ में 2 सीट भी सिक्योर की हों, तब उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन दे दिया जाए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है कि लोकसभा इलेक्शन में उसने 6% वैलिड वोट सिक्योर किए हों, साथ में एक सीट भी जीती हो लोकसभा इलेक्शन में उस स्टेट से, जिस स्टेट में वो रिकग्निशन लेना चाहते हैं वहाँ पे, तब उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज बना दी जाएगी, उन्हें रिकग्नाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर थर्ड कंडीशन क्या है, या तो तीन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं उसमें टोटल 3% सीट जीते या 3 सीट जीते, जो भी ज़्यादा हो। मतलब मान लो अगर 100 सीट होती है आपके पंजाब में, अगर 100 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें 3% सीट कितनी हो गई, 3 सीट हो गई, या फिर 3 सीट। तो दोनों में, जैसे मेरे यूपी में 400 सीट है, 426 कुछ है, हम 400 मान के चलते हैं सेट। अगर 400 सीट है, इसका 3% कितना होगा, 12 सीट। या तो 12 सीट जीते, या 12 सीट और 3 सीट, विच वन इज मोर, ज़्यादा कौन है, 12 सीट। तो लोकसभा इलेक्शन में 12 सीट अगर जीतेगी तभी उसको रिकग्निशन होगा पॉलिटिकल पार्टी।
ठीक है, तो वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में रिकग्निशन होगा। ठीक है, या फिर लोकसभा इलेक्शन में जो जो राज्य में, किसी राज्य में कितनी लोकसभा इलेक्शन सीट्स हो सकती हैं, उसमें पर 25 सीट्स में अगर एक सीट जीतता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन हो। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो आपके पंजाब में 50 लोकसभा की सीट है, 50 तो है नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे 50 लोकसभा सीट है, तो उसको 2 सीट लोकसभा की जीतनी होगी ऑल ओवर स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तब उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन मिलेगा। ठीक है, लास्ट की जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको 8% टोटल वैलिड वोट मिले, तब उसको रिकग्निशन मिल जाए। तो क्या है, पहला पहला क्या है, या तो 6% वोट मिले, वो वैलिड वोट वो सिक्योर करे, या फिर या प्लस 6% वोट प्लस 2 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर 6% वोट 1 सीट लोकसभा इलेक्शन में, या 3% या 3 सीट विच एवर इज मोर इन लोकसभा इलेक्शन में। और चौथा क्या है, पर 25 सीट्स में 1 सीट लोकसभा की जीते। स्टेट की बात करो, सिर्फ स्टेट में एप्लीकेबल है। ठीक है, जो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 8% वैलिड वोट जीते। ठीक है, तो टोटल 8% वाला है ना, इसमें देखो कोई सीट नहीं दिया, इसमें जरूरी नहीं कि उसको कोई सीट जीते, अगर 8% उसने वैलिड वोट भी ले लिया तब भी उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन मिल जाएगा। बट अगर 6% जीतता है तो उसको 2 सीट जरूरी जीतनी पड़ेगी लोकसभा इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 1 सीट जरूर जीतनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि 6% अगर 6% वैलिड वोट हो और 1 सीट हो तब वो स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, या फिर 8% टोटल वैलिड वोट मिल जाए उसको तब वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, ये बेसिक 5 क्राइटेरियाज हैं जो आपको याद करने हैं। एंड फिर आती है नेशनल लेवल पे भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन होता है, इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है। तो उसके लिए पहला क्या है कि जो पहला जो है 6% वैलिड वोट हो, और 4 या मोर स्टेट में उसको लोकसभा इलेक्शन या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में मिले हों, साथ में 4 सीट भी जीता हो लोकसभा से किसी भी स्टेट में, किसी भी 4 स्टेट में, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट। ठीक है, या फिर 2% आप लोकसभा सीट्स 3 स्टेट से, 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट, मतलब 3 स्टेट से 2% से ज़्यादा लोकसभा की सीट जीता। ठीक है, यहाँ पे 2% कितनी, 545 हुआ, 2% कितनी सीट होंगी, अप्रॉक्सीमेट 11 सीट होगी। ठीक है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट 11 सीट उसको जीतनी पड़ेगी 3 स्टेट से, तब उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होगी। या फिर वो स्टेट पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो ऊपर 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसके बेसिस पे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो 4 स्टेट से रिकग्नाइज हो सकती है, तब उसको आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बना दिया जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको याद करने हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के जो क्राइटेरिया हैं और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के क्राइटेरिया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के क्राइटेरिया क्या है, या तो वो 4 स्टेट में स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज करनी हो ऑलरेडी पहले से, या फिर 2% आप लोकसभा सीट उसने 3 स्टेट से जीती हो, या फिर 6% आप वैलिड वोट जीते हो, साथ में 4 सीट जीती हो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की किसी भी 4 स्टेट से। ठीक है, ये सारे क्राइटेरियाज हैं, ये आपको आपके लक्ष्मीकांत में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं बताऊँ, ये आपकी जो ये पीपीटीज है, प्रेजेंटेशन है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं इससे भी पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, और नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इनको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएंगे। इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये अपने सिंबल का एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकते हैं मतलब इनके सिंबल्स को कोई दूसरा ले नहीं सकता, इनका सिंबल चेंज नहीं होगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये अपने सिंबल्स को किसी भी कैंडिडेट को दे सकते हैं। ठीक है, इसके ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में इनको फ्री एयर टाइम मिलेगा, वहाँ पे जाके अपना कंपेनिंग कर सकते हैं इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बता सकते हैं, अपनी स्कीम्स के बारे में, कमिंग स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं, वहाँ पे इनको फ्री एयर टाइम मिलेगा। ठीक है, फ्री में मिलेगा। ठीक है, अगर रिकग्निशन नहीं है और वो पॉलिटिकल पार्टी दूरदर्शन में कुछ कर देना चाहती है, अपना एड वगैरह देना चाहती है, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, पर इनको फ्री। ठीक है, इनको इलेक्टोरल रोल्स जिसमें सभी जो आपके पीपल्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स होते हैं, उनका जो नाम होता है उनको इलेक्टोरल रोल्स बोलते हैं, उनकी फ्री कापी प्रोवाइड की जाएगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जिसका रिकग्निशन हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, कोई भी अगर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको उस कंस्टिट्यूंसी से 10 रजिस्टर्ड वोटर्स का इंडोर्समेंट चाहिए होता है, कि उनको साइन करा के देना पड़ता है कि हाँ ये हमारे यहाँ का है, हम इनको इंडोर्स कर रहे हैं कि ये एलिजिबल हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंडोर्स करना होता है,
बट अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है उसका कैंडिडेट, तो उसको इंडोर्स करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रजिस्टर्ड वोटर की इंडोर्समेंट की जरूरत होती है, इसके अलावा 10 की जरूरत नहीं होती। ये प्रोविज़न उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो बैलेट पेपर बनता है आपका, बैलेट पेपर जो बनता है जिसमें आप वोटिंग करने जाते हैं और मार्क करने जाते हैं, बटन दबाने जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हर कोई भी एक क्राइटेरिया जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज में 5 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो उसके वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज बना देंगे। सिमिलरली नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी है कि कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो उनको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बना दी जाए, ठीक है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 क्या है कि आप स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहे हैं, आई वुड से कि आप शायद उसी के लिए बोल रहे हैं। तो जो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि जो 3% आप सीट्स है, जो सीट टोटल सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसकी टोटल सीट्स का 3% सीट या 3 सीट जो भी ज़्यादा होंगी उसमें से उतनी सीट अगर जीत जाता है तो उसको स्टेट पोलिटिकल पार्टीज का रिकग्निशन दे दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे दिल्ली में, दिल्ली की इलेक्शन जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 70 सीट है। 70 सीट का 3% कितना हुआ, 2.1, ठीक है। तो 2.1 में 3 ही जीतनी पड़ेगी, तो 3 और 3 मतलब जो भी ज़्यादा, क्या 3 ही हो गया, तो 3 अगर जो भी पोलिटिकल पार्टी 3 सीट जीत जाएगी उसको फिर स्टेट में दिल्ली में पोलिटिकल पार्टी स्टेट पोलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन दे दिया, ठीक है। बट अगर यूपी के केस में देखते हैं, यूपी में टोटल 400 से ज़्यादा लोकसभा है, 400 लेते हैं, राउंड फिगर कह रहा हूँ। 400 अगर सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो इनका 3% कितना हुआ, 12। 12 और 3 में ज़्यादा क्या है, 12। तो अगर उसको स्टेट में पोलिटिकल पार्टीज में रिकग्निशन चाहिए तो उसको मिनिमम 12 सीट जीतनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तभी उसको रिकग्निशन मिलेगा, ठीक है। तो 3% ऑफ टोटल सीट्स या 3 सीट जो भी ज़्यादा रहेंगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा कि स्टेट पोलिटिकल पार्टी का रिकग्निशन दिया जाता है, तो ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया थे। बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। तो कैंडिडेट्स का जो बैलेट पेपर होता है, जो बैलेट पेपर होता है उसमें जो नेम होते हैं, तो पहले रिकग्नाइज्ड पार्टीज के कैंडिडेट का नाम आता है, अल्फ़ाबेटिकली आते हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये रिकग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज है नेशनल लेवल। तो जो बैलेट पेपर अगर लोकसभा के इलेक्शन में बनेगा तो बीजेपी जो पहले जो नाम आएंगे वो बीजेपी, कांग्रेस, इनके नाम पे होंगे, अल्फ़ाबेटिकली जिनका नाम पहले आएगा उनका नाम पहले डाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके बाद में आता है आपके जो ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो होते हैं, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं करते, उनका नाम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडिडेट में उनको बैलेट पेपर में नाम भी पहले आता है जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से लड़ते हैं, उनके नाम पर जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका नाम पहले आता है, ठीक है। इसके अलावा 40 स्टार जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए 40 स्टार कंपेनर अलाउड होते हैं, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके लिए 20 कंपेनर अलाउड होते हैं। हाँ जी, सुमन, ये चीज़ है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट किए जा सकते हैं, बट वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ सिंबल ये होता है कि सिंबल्स को वो वही लोग अपने लिए यूज़ करते हैं, उनके लिए, जैसे कमल का फूल है तो दिस इज एक्सक्लूसिव टू द बीजेपी, इसको चेंज नहीं किया जाता है। और जो रिकॉग्नाइज पार्टी है ना उनका सिंबल चेंज हो सकता है, उनको सिंबल, उनके ऐसे 3 सिंबल्स होते हैं इलेक्शन कमीशन के पास में, वो जिसको चाहे जो इलेक्शन चाहे वो दे सकती है, ठीक है। बट जो आपके रिकॉग्नाइज पोलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका सिंबल फिक्स होता है, उनको सिंबल ना कोई दूसरी पोलिटिकल पार्टीज ले सकती है और ना ही अपने यूज़ कर सकती हैं, और उनके कैंडिडेट को पीरियड में चेंज, मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो अपने इलेक्शन का जो सिंबल्स होता है वो यूज़ करते हैं, कोई दूसरा उनको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, तो स्टार कंपेनर इनको ज़्यादा अलाउड होते हैं। और इसके अलावा जो ये है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए इनको लैंड प्रोवाइड की जाती है, ऑफिस एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है इन पोलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पोलिटिकल पार्टी को कोई भी चीज़ देती है तो उसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग। फंड मतलब पैसे से रिलेटेड कुछ देती है तो उसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग, तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या होता है, इन काइंड, मतलब वो पैसा नहीं दे रही है, इन काइंड में प्रोविजन दे रही है, ठीक है। इन काइंड में प्रोविजन देना इज आल्सो इज अ पार्शियल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक है। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन क्या होता है,
कि जब पॉलिटिकल पार्टीज को कोई गवर्नमेंट जो होती है वो फंड प्रोवाइड कराती है, तो इसको बोलते हैं स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है। जो लैंड वगैरह होती है वो भी बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है। ठीक है। और अगर इनका कैंडिडेट की डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन एडजर्न हो जाते हैं, मतलब वो बंद, वो पे टाइम के लिए, थोड़ी टाइम के लिए मना कर देती है इलेक्शन कमीशन कि अभी नहीं कराएंगे। उनको टाइम प्रोवाइड कराती है कि कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करो वहाँ से, उसके बाद में फिर इलेक्शन कराएंगे। उनको टाइम प्रोवाइड कराती है आपको कंपेनिंग वगैरह करने के लिए। बट अगर कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट मेंबर की डेथ हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर उस इलेक्शन को एडजर्न नहीं करते, उसी टाइम पे होते हैं जिस टाइम पे होने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए हुए हैं इन सब चीज़ों को लेकर, जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि उनमें पब्लिक की पब्लिक की ज़्यादा उनको डिमांड, मतलब ज़्यादा उनका महत्व है, लोग ज़्यादा उनको मानते हैं, उनको ज़्यादा रिकग्निशन है उसका, इसलिए उनको रिकग्निशन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, याद होनी चाहिए। स्पेशल जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने सबको आपको समझा दिए हैं। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ सिंबल्स, फ्री एयर टाइम एंड ऑल इंडिया एंड दूरदर्शन, फ्री कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कैंडिडेट नीड नॉट टू इंडोर्स बाय 10 रजिस्टर्ड वोटर, उनको सिर्फ एक रजिस्टर्ड वोटर से इंडोर्समेंट चाहिए होता है। और कैंडिडेट्स नेम बैलेट पेपर में स्टार्टिंग में आता है। और स्टार कंपेनर ज़्यादा अलाउड है, 40 अलाउड है एज कम्पेयर टू 20 ओनली। और लैंड वगैरह या ऑफिस एकोमोडेशन भी उनको फ्री में या फिर बहुत ही कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। और इलेक्शन में अगर उनका कैंडिडेट डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फिर इलेक्शन डिले हो जाते हैं, चेंज किए। ठीक है। अभी ये बात करते हैं यहाँ पे हम, इलेक्शन कमीशन ने इनकी ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स प्रोवाइड करा है। ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स दिए गए हैं, वो रिफॉर्म्स की मैं अभी बात करूँगा करके। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उनमें भी ये चीज़ आएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म में और भी चीज़ें आएंगी जो मैंने आप लोगों ने उस दिन नोट्स में प्रोवाइड कराए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ये भी उसके अंडर में आएंगे। उसके साथ में और भी चीज़ें आएंगी जो इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है। तो उसमें है कि पहला, द प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट हाई लेवल पैनल टू मेक अपॉइंटमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम कंट्रोवर्सी। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन खुद से अपॉइंट करता है किसी, ठीक है, अपने, सॉरी, इलेक्शन कमीशन को खुद से अपॉइंट करता है, कमिश्नर को और दूसरे कमिश्नर को खुद से अपॉइंट करता है ऑन द कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला है कि इसके लिए आप एक हाई लेवल पैनल को कंसल्ट करो, जो पैनल आपको बताएगा कि ये क्राइटेरिया, ये इन बेसिस पे करो, क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हो, कोई भी क्राइटेरिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है कि ये होना चाहिए क्राइटेरिया किसी को अपॉइंट होने के लिए, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंट होने। ठीक है। तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट करता है। तो उन्होंने बोला है इलेक्शन कमीशन की, इसलिए क्या हाई हाई लेवल पैनल अपॉइंट करो आप, वो फिर कंसल्ट करो उससे अपॉइंटमेंट के बारे में, ताकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाए और फ्री फ्रॉम कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्होंने अपना बंदा बिठाया इलेक्शन कमीशन के लिए, बीजेपी ने अपना बिठाया, कांग्रेस ने अपना बिठाया, ऐसा कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। ठीक है। सेकेंड क्या है, जो हमने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे रिमूव किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बोला कि उनके लिए भी सेम मैनर होना चाहिए जैसे जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है, तो उनके रिमूवल के लिए भी सेम प्रोविजन होने चाहिए जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है कि कोई भी अगर आपका इलेक्शन कमिश्नर है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन करता है, तो उसके लिए कम से कम 10 साल का गैप होना चाहिए, 10 साल तक वो कुछ कोई भी ज्वाइन ना करते। यू शुड बी इनएलिजिबल टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टीज, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है। 10 ईयर्स के अंदर में उसको कोई भी ना करे, ताकि वो ट्रांसपेरेंट बने। ऐसा ना हो कि आज में किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो इलेक्शन कमीशन आज किसी पॉलिटिकल पार्टीज के फेवर में कुछ काम करे, ताकि उसको बाद में पॉलिटिकल पार्टीज रिवार्ड करे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके केस में देखा, सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इलेक्शन कमीशन को ट्रांसपेरेंट और ऑटोनॉमी देने के लिए जरूरी है कि उनके बीच में इनएलिजिबल कर दिया जाए 10 साल के लिए कोई भी जगह पर ज्वाइन न कर। ठीक है। और स्ट्रेंथ जो अभी फिक्स की गई है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 4 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसकी जगह पे चेंज करके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाए और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो जाए। ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सीनियोरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। ठीक है। और जो अभी चार्जेस होते हैं, कुछ चार्जेस है, एक्सपेंसेस है, जो सैलरीज है, अलाउंसेज हैं,
वो अभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज नहीं है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं बोलूँगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उस पर दो पार्ट होते हैं, एक चार्ज पार्ट होता है, एक वोटेड होता है। ठीक है, चार्ज वो होता है जिसमें जो फिक्स होता है, ठीक है, पार्लियामेंट इस पर कोई वोट नहीं करती, कुछ नहीं करती, वो फिक्स होता है, वो होना ही होना है, ठीक है। दूसरा होता है वोट पार्ट, तो जो बजट पे वोटिंग होती है बाद में, दैट इज द वोटिंग पार्ट, जिसमें वोट से उसको चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है उस फंड को। उसमें जो फाइनेंशियल है, जो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं, वो अभी वोटिंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है, वोट के द्वारा चेंज किया है। इस पर क्या होता है, अभी उसकी ऑटोनॉमी नहीं रही, पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है भाई कि तुम्हारा पैसा हम कम कर देंगे, कम ज़्यादा कर देंगे कर, तो इसके लिए वो उसके फेवर में काम कर सकता है। तो इसके लिए उसको ऑटोनॉमी को और प्रमोट करने के लिए क्या बोला है उनका, कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं चार्ज होने चाहिए, ताकि पार्लियामेंट का पावर ना रहे उनको चेंज करने का, ठीक है। एंड द लास्ट वन, इनके पास में इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए। अभी क्या है कि वो लोग डेपुटेशन पे लेते हैं, IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं उनको डेपुटेशन पे लेते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर में, फिर उनसे काम कराते हैं। तो अभी क्या है कि वो चाहते हैं कि उनके पास में इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट हो, ताकि वो खुद से ये सारे काम करा सकें, ठीक है। तो these are the reforms which are proposed by Election Commission of India to make to strengthen the autonomy of Election Commission of, ठीक है। अभी इलेक्शंस की बात करते हैं, जो मैंने अभी बताया था पार्ट 15 में दिया हुआ है, आर्टिकल 324 से 329 में एक के बीच में। तो 324 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 324 क्या बोलता है, इलेक्शन कमीशन होगा जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। इसके बारे में डिटेल समझ लिया, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, क्या क्या उसकी पावर होती है, क्या क्या उसके इंडिपेंडेंस के लिए दिया गया है, और क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 325 की बात करते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, यूनिवर्सल सफ्रेज। यूनिवर्सल सफ्रेज मतलब आपका एक कोई भी पर्सन इसके लिए इनएलिजिबल नहीं होगा वोटिंग वोटर्स बनने के लिए कि वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या किसी भी को बिलोंग करता है, किसी भी चीज़ इन सब में से किसी भी एक चीज़ को बिलोंग करता है, तो वो इनएलिजिबल नहीं हो जाएगा इसमें। मतलब जो हमारा पहले जो 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उन्होंने क्या था, सेपरेट इलेक्टोरल दिया था। उसमें क्या है, मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग इलेक्टोरल बना था। जो लोग मुस्लिम के लोग थे वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देते, ठीक है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरल का कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल हटा दिया गया, यहाँ पे बोला गया सिर्फ एक ही जनरल इलेक्टोरल होगा, उसमें कोई भी इनएलिजिबल नहीं होगा, सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे उनको नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप महिला हो तो इसलिए आप इलेक्टोरल रोल्स में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है। आप 18+ हो तो आपका नाम आएगा। 325 क्या बोलता है, यूनिवर्सल सफ्रेज होगा। इसका एक मतलब होता है कि कोई भी पर्सन इनएलिजिबल नहीं होगा इलेक्टोरल रोल्स में नाम आने के लिए बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट या इन्हीं किसी ग्राउंड पे, ठीक है। ठीक है, तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि एक जनरल इलेक्टोरल होगा, दो या तीन नहीं होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स नहीं होंगे, एक ही इलेक्टोरल रोल्स होगा जो जिसमें सभी जो सिटीजन्स हैं, जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उनका नाम आए, ठीक है। आर्टिकल 326 क्या बोलता है, एडल्ट सफ्रेज, जो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी। स्टार कंपेनर वो होते हैं जो बेसिकली अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में जाके कंपेन करते हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज की सारी आइडियाज़ वो कंपेन करते हैं, जैसे मोदी जी जो है वो स्टार कंपेनर थे आपके लोकसभा के लिए। योगी जी जो थे, आदित्यनाथ योगी जी, वो भी आपके स्टार कंपेनर थे। वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के बाद में भी अलग अलग जगह पर बीजेपी की जो आइडियोलॉजी थी, उसके जो मैनिफेस्टो थे, उसके बारे में डिटेल में जाकर सभी को बता रहे, ठीक है। तो वो लोग स्टार कंपेनर होते हैं, ठीक है। मेन कंपेनर जो स्टार कंपेनर सभी जगह जाके करते हैं जाके। एक पॉइंट इसमें याद रखना, जो स्टार कंपेनर का खर्चा होता है ये आपके जो जो कैंडिडेट होता है उसके खर्चे में, एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। जो स्टार कंपेनर होते हैं उनके उसमें वो नहीं किया जाता है, उनके स्टार कंपेनर में उनके एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हाँ जी। और हाँ जी, तो 326 में क्या है, एडल्ट सफेज मतलब 18 साल से ऊपर। जो हमारा 60, पहले हमारी ये एज जो थी 21 साल, तो 61st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये एज कम करके 18 साल कर दी गई है कि यूथ का और भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकें इसमें।
अभी 18 साल कर दी गई है। तो 18 साल एडल्ट सफरेज जिसको बोलते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का है वो आपको वोटर्स एलिजिबल वोटर्स होगा। ठीक है, इस पर कुछ लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर जो आपका है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए प्रोविजंस बना सकते हैं। वो किस ग्राउंड पे बना सकते हैं कि पहला तो नॉन रेजिडेंट, यहाँ पे रहना, यहाँ पे मैं बात कर नॉन नॉन रेजिडेंट जो यहाँ पे इंडिया में रहना रहा हो, अनसाउंड माइंड, इसका माइंड सही ना हो, पागल हो या फिर किस तरीके से बिहेव ना कर रहा हो अच्छे से, क्राइम और करेक्ट और इलीगल प्रैक्टिस। ठीक है, उसने कोई क्राइम किया हो या करेक्ट हो या इलीगल प्रैक्टिस कुछ की गई हो, तो उसके बेसिस पे उसको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है वोटिंग ना देने के लिए, उसका इलेक्टोरल रोल्स में नाम नहीं डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। कौन बना सकता है? दोनों दोनों गवर्नमेंट बना सकती है, इलेक्शन दोनों लेजिस्लेचर बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। ये 4 क्राइटेरिया याद रखना, नॉन रेजिडेंट, अनसाउंड माइंड, क्राइम और करेक्ट और इलीगल प्रैक्टिस, ये 4 हैं। ये चारों चारों क्राइटेरिया याद रखना। ठीक है, तो क्राइम का हमने ऑलरेडी पहले बात की हुई है कि क्रिमिनल जो होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स को अलाउ नहीं है कि वो वोटिंग कर सके करके। वो जो प्रोविजन है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा कि कौन कौन से क्राइम के लिए वो नहीं है। जैसे एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो फ्लैग होस्टिंग है, अगर फ्लैग कोई नेशनल फ्लैग का डिसरेस्पेक्ट करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के डिसरेस्पेक्ट करता है, तो उसको फिर वोटिंग का राइट्स नहीं दिया जाता। ठीक है, हटाया जा सकता है कि उसने उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया। ठीक है, आर्टिकल 327 बोलता है कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाने तो पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो आर्टिकल 327 पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस बनाने हैं तो उसकी पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई। तो पार्लियामेंट ने दो लॉ इनेक्ट किए हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये दोनों लॉज उन्होंने बनाए हैं। इन दोनों लॉज में इलेक्शन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, और उसमें ये भी बताया गया कि किन किन रीजन पे, क्योंकि जो अपने ऊपर रीजन दिया था नॉन रेजिडेंट, अनसाउंड माइंड, क्राइम, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस, इनके बेसिस पे उनको किस तरीके से वोटिंग करने के लिए रोका जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल जो 328 है वो स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर देता है इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस बनाने के लिए इन केस ऑफ इन एडुकेट पार्लियामेंट लॉज। जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, जो आर्टिकल 327 के अंडर में पार्लियामेंट ने कोई लॉज बनाए हैं, अगर उसमें कोई गैप रह जाता है या इन एडुकेट है, उस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉज बना सकती है, पर ये लॉज सिर्फ सप्लीमेंट करेंगे, उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ सप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब उनके लॉज के साथ में ऐड होंगे, नए उनको नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 328 में स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दी गई है इलेक्शन से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए, बट दे शुड बी इन द कॉन्सोनेंस, मतलब उनके साथ में बराबर अच्छे होने चाहिए जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए। ठीक है, उनमें जो गैप रह गए हैं उनको फिल करने के लिए लॉज बना सकती है। तो अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी ने भी कोई भी इलेक्टोरल लॉज नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो आरपीए एक्ट है 1950 1951 जो पार्लियामेंट ने बनाया बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, इसीलिए किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर ने अभी तक कोई भी इलेक्टोरल लॉज नहीं बनाए। ठीक है, आर्टिकल 329 क्या बोलता है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, जो डीलिमिटेशन कमीशन होगी, कंस्टिट्यूंसी का डिसीजन, कंस्टिट्यूंसी डिसाइड करेगा कौन सी कंस्टिट्यूंसी में कौन कौन आएगा करके, ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसमें कोर्ट कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट नहीं बताएगा कि उन्होंने कंस्टिट्यूंसी को इतना क्यों रखा है, इतना कम क्यों रखा है, इतना ज़्यादा क्यों रखा है। ठीक है, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है आरपीए 1951 में जो इलेक्टोरल प्रोसेस भी दिया गया है, जो प्रोसेस है मतलब जब इलेक्शन चल रहे होंगे उस टाइम पे भी कोर्ट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 329 में दिया गया है। ठीक है, बट अगर इन केस अगर किसी को इलेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद में लगता है किसी ने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, तब वो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि अभी उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, तो उस टाइम पे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन से रिलेटेड अपील कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 323 आर्टिकल 323 बी, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, उस पर ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है कि उन्होंने बोला है कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने हैं
तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है जिसमें कुछ मेंबर जुडिशरी के होते हैं, कुछ मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, और ये सिर्फ स्पेशल केसेस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट की तरह फंक्शन करते हैं, बट ये स्पेशल केसेस के लिए बनाए जाते हैं जो सिर्फ स्पेशल केसेस ही देखते हैं। जैसे टैक्सेस से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड केसेस जो आते हैं वो देखते हैं, तो उस तरीके से उनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं जो स्पेशल केसेस है। ठीक है। जैसे इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं, जो एक ही जो रिवर है दो स्टेट में जा रही है तो उसको पानी लेकर काफ़ी वो होता है, लड़ाई वगैरह होती है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का बनाए जाते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक केस के लिए होते हैं। स्पेसिफिक केस के लिए जो कोर्ट होते हैं उनको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, स्पेशली वो आर्टिकल 323 में प्रोविजन दिया गया है, शायद अभी तक बनाए नहीं है उन्होंने। और ये एक केस आया था, एल चंद्र कुमार केस, जो आर्टिकल 323 में बी में प्रोविजन दिया गया है कि जो आपके ट्रिब्यूनल्स रहेंगे उनके डिसीजन के अगेंस्ट में जो अपील होगी वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। बट एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो अपील की एक प्रोविजन है जो हाई कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आती है, इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता है। तो हाई जो ट्रिब्यूनल्स के जो केसेस हैं, जो डिसीजन है, उनके खिलाफ अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। तो चंद्र कुमार केस में ये हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है कि ट्रिब्यूनल्स के एक डिसीजन के अगेंस्ट में किया जाए। तो ये सिर्फ याद रखना, इनको डिटेल में हम लोग जब पढ़ेंगे आर्टिकल 323 A एंड B, तो हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिटेल में करेंगे, और उसके क्या क्या निगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या बेनिफिट हुए हैं अभी तक, वो सारे के सारे चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो अभी याद रखना, इन चंद्र कुमार केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको भी याद नाम से याद रखना। ठीक है। हाँ जी। तो टुडे मैं इलेक्शन कमीशन तक ही फिक्स करता हूँ, और इलेक्शन कमीशन से डिटेल जो है आप पढ़ लेना, जो आपके आर्टिकल जो चैप्टर नंबर 42 में आपको प्रोवाइड कराया गया है। इसके अलावा मैंने और भी चैप्टर्स आपके कवर किए हैं लक्ष्मीकांत से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन से आपके कवर हुए हैं। आपके 64, सॉरी 69 जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, पार्ट 10th जो लक्ष्मीकांत में है, 69 टू 75 भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें इसमें कवर की हैं, वो आपको खुद से पढ़नी है। उसमें अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपको ग्रुप में डालना है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है। ओके। तो थैंक यू एवरीवन, और हम लोग लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।